गुड मॉर्निंग। अपने ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बाकी रह गया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन इसके अंदर कुछ 4-5 डेफिनेशन हैं जो मुख्य रूप से काम आती है, वो पढ़ेंगे। उसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ये सबसे पहले पादप कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं कि पादप कोशिकाएँ किस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, उनकी क्या व्यवस्था रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोशिकाएँ पाए जाते हैं। ये लास्ट में बनाने का एक उद्देश्य था कि भाई आपके पहले वाली जो चीज़ है वो पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि फिर आपकी जो भी कोशिकाएँ लिखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि किसी भी कोशिकाएँ की बात करेंगे तो क्या आपके कोई डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए अपन ने क्या किया था, इस डायग्राम को छोड़ दिया था। अब बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। अपन इसमें सभी सेल ऑर्गेनल जो है पादप कोशिका पाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अपन ऐसे देखो, डायग्राम तो मैं बनाने की अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है। ये आउटलाइन बना रहे हैं अपन सबसे पहले बाहर वाली, ठीक है। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही क्या आपके ये आपके देखिए आउटलाइन हो गया पूरा। मतलब ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई अपने कि भाई आउटलाइन जो है, देखिए अब अपन इसको थोड़ा सा और इसकी इनर बॉडी बना के फिर अपन कोशिका बनाना शुरू करते हैं। अंदर वाले पोर्शन में कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो थोड़ा इसको कलर कर लेते हैं। ये अंदर जो ब्लैक वाला है ये आउटलाइन ग्रीन से अपन कलर कर लेते हैं इसको पूरा। थोड़ा फास्टली कर देते, थोड़ा थोड़ा छोड़ देता हूँ ताकि आप समझ आएंगे।
चलिए ठीक है, ये हो गया आपके, ये अपना आउटलाइन बना दी पूरी कि भाई क्या चीज़ है, क्या पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य सी संरचना हो गई। ये जो अपने बनाई है कोशिका भित्ति है, ये जो बनाई पूरी संरचना, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली जो ब्लू बनाई है, ये कोशिका झिल्ली को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसको मैं थोड़ा रेड से कर देता हूँ अलग से, अंदर से रेड रेड। तो क्या आपको जब मैं समझाऊंगा अच्छे से तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा कर देता हूँ, ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा अपना, ताकि अपने टाइम का बचत होती रहे। ये हो गया, ठीक है। अब अपन इसमें कोशिका रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी कोशिकाओं को, कोशिका झिल्ली को। सबसे पहले बड़ी सी एक रिक्तिका बना देते हैं। ये क्या होगी आपके, रसदानी कह सकते हैं, रिक्तिका कह सकते हैं। इसके बाद अपन केंद्रिका ये बना लेते हैं। तो यहाँ दूसरे मार्केट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उनको, ठीक है। देते हैं पहले, चलो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, सिंपल सा। ये माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी सारे पाए जाते हैं, 2-3 बना लेते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक यहाँ बना लेते हैं, एक और एक और इधर बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बाद में नामांकन कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपन बना लेते हैं इसमें लेन का है राइबोसोम, ये गोलाकार, साथ साथ रिप्रेजेंट कर देते, चलो नामांकित कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में। लाइसोसोम या लेनकाय, कोशिका भित्ति, ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली, ये पादपों से बाहर ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये आपके रसदानी या रिक्तिका कह सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अपन और बनाते हैं दूसरा डायग्राम, कि जो आपके ये आप सिंपल सी छोटे छोटे डॉट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अब इसके अलावा अपन जैसे हरितलोक बनाएं, तो हरितलोक तो क्या ऐसे कुछ अंडाकार तस्तिकार ऐसे बना लीजिए, गोल ही ऐसे, ये हरितलोक, ग्रीन से बना ले वाला हरितलोक, ये क्या हो गया, हरितलोक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये आपके ये जो गैप है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य तंतु, ठीक है, जीवद्रव्य तंतु। और अब इसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे एक एक लाइनिंग ऐसे बना लेते हैं। ये क्या होगी, सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं होगी। और एक्टिन तंतु भी ऐसे ही होते हैं, तो इसको एक्टिन तंतु, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और छोटी गोलाकार संरचनाएं जैसे ऐसी पाई जाती है, जैसे परऑक्सीसोम कहते हैं। अब डिटेल में है नहीं, परऑक्सीसोम मैंने पढ़ाया था माइक्रो बॉडीज़ में, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपन देखिए बना के फिर अपन एक रिप्रेजेंट कर देंगे, कोशिका द्रव्य को अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली को अब देखिए यहाँ बना लेते हैं, मेन जो बीच में स्पेस छोड़ा है इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं अलग से। अपन सभी चीज़ें कवर कर लेंगे कि अपन ये आपको समझ आ गया, केंद्र बना रहा हूँ मैं, है ना, केंद्र की सिस्टम बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे बीच में केंद्रिका हो जाएगी, और ये आपके से गैप हो गए। देखिए इसमें अपन बात कर लेते हैं। और इसके आसपास जो है आपके
ये केंद्रक हो गया, बीच में आपकी केंद्रिका हो गई, ठीक है। और इसके पास बना लेते हैं से ये खुरदरी अंत्यप्रदेश जालिका हो जाएगी। ये आपकी चिकनी अंत्यप्रदेश जालिका हो जाएगी, चिकनी अंत्यप्रदेश जालिका। ये आपके खुरदरी राइबोसोम खंड लगे हुए हैं, रफ लिख देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या बचा, सभी लगभग सभी कंटेंट आ गए अपने, ठीक है। मुख्य रूप से जो सभी पाए जाते हैं सभी चीज़ें अपने ले ली। और ये अंदर अपने एक लिक्विड बना लेते हैं, जिससे अपन को रेड रंग से बना देता हूँ, जो लोग आपको कोशिका द्रव्य को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? कोशिका द्रव्य को, ठीक है। ये सभी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं लिक्विड, ये पूरा ऐसे रेड, ठीक है। ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। ये आपके पादप कोशिका का नामांकित चित्र हो गया कि भाई पादप कोशिका है। ये चित्र किसका है? तो अपन नीचे लिख देंगे चित्र पादप कोशिका, ठीक है। कि पादप कोशिका का चित्र हो गया। जितने भी अपने मुख्य कंटेंट है जो होने चाहिए, ठीक है, वो सब अपने बना लिए, किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से पाया जाता है। यह पादप कोशिका हो गई इस प्रकार से। अब आप समझेंगे जितने भी कोशिका होंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होगा कि भाई कोशिका द्रव्य, ये यहाँ से आपकी कोशिका झिल्ली से लेकर ये केंद्रक झिल्ली है, इसके मध्य का ये जो है ये कोशिका द्रव्य हो गया। अब इस कोशिका झिल्ली से यहाँ तो ये बीच का क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके? केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ये डायग्राम हो गया किसका? पादप कोशिका का। अब अपन बनाएंगे जंतु कोशिका का डायग्राम कि भाई जंतु कोशिका का डायग्राम किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर जंतु कोशिका की बात करते हैं। कि भाई जंतु कोशिका का सबसे पहले देखो वही अपना आउटलाइन बना देते हैं सिंपल सी, कि भाई आउटलाइन से क्या है अपन को पता लग जाता है, भाई आराम से रिप्रेजेंटेशन है वो आराम से हो जाती है। बड़ा सा बनाएंगे डायग्राम तक अच्छे से थोड़ी चीज़ समझ हो जाए आपको। ये सूक्ष्मांकुर है, ठीक है, जो अपने पादपों जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और एक और बना देते हैं इसके बीच। ये सूक्ष्मांकुर हो गए। ये अंदर पूरा आपके क्या होता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये मैं हरे रंग से देखा आउटलाइन बना लेता हूँ इसका। ये पूरा अपने शरीर में अंदर क्या होगा? ये हरे रंग से अंदर जितना भी रहेगा इस प्रकार से ये पूरा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये ग्रीन रंग का पूरा, ठीक है।
और इसको ये बाहर से पूरा कवर करके रखती है कि जो भी अपने गैप रखा हुआ है सिंपल सा, इसको अच्छे से इसे डार्क कर लेते हैं। अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें भी पाया जाता है, तो बना लेते हैं। 2-3 बना, एक इधर और बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, रिप्रेजेंट कर देते हैं साथ में। और ये क्या है, सूक्ष्मांकुर। आप 10th में पढ़ चुके हैं सूक्ष्मांकुर, पाचन तंत्र पढ़ा था तो काम आएगा। सूक्ष्मांकुर क्या होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन रंग का पूरा बना हुआ, ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये आपके बाहरी कोशिका झिल्ली, ये वाली पूरी है ना। और इसके अलावा अपन देखो कोशिका बना लेते हैं सिंपल से, तारकाय बना देते हैं सूक्ष्म नलिका वाले से। ये क्या हो गया, तारकाय, ठीक है। और इसके अलावा अपन जैसे कुछ और बना लेते हैं सिंपल से, केंद्र बना लेते हैं बीच में। ये केंद्र, और ये अपने इसका के बना देते हैं। और इधर बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये अंतःप्रदेवी जालिका बना लेते हैं। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका हो गई। ये दो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका हो गई। और बीच में ये केंद्रिका हो गई, केंद्रिका, केंद्रक, RER, SER, ठीक है। और ये गोलाकार स्ट्रक्चर बना देते हैं इसे, लाइसोसोम, ठीक है। और छोटे छोटे कणनुमा षट्कोण बना लेते हैं, ये आपके राइबोसोम, ठीक है। और ऐसे ये छोटी छोटी लाइनिंग सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। ये सिंपल सी संरचना होगी। ये गोलाकार और छोटी संरचनाएं, ये परोक्षिसोम को रिप्रेजेंट करेंगे, परोक्षिसोम। और गोल्जी उपकरण बना लेते हैं, उसमें नहीं बनाए, इसमें बना लेते हैं। गोल्जी उपकरण। और इधर ये केंद्र का आवरण हो जाएगा, ऊपर वाला केंद्र का आवरण। लगभग सभी कोशिकांग अपने प्रेजेंट कर लिए। तो ये किसका डायग्राम हो गया, जंतु कोशिका का। चित्र किसका है, जंतु कोशिका का। तो अभी आपने पढ़ लिया तो पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ना, सिंपल सी बात हो गई। कोशिका द्रव्य लिखा कि नहीं लिखा, कोशिका द्रव्य आपके बीच वाला चल लिख देता हूँ, ठीक है। ये सभी कोशिकांग हो गए आपके। अब लास्ट में बनाने का औचित्य ही राग में आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि भाई क्या चीज़ क्या पाई जाती है, काम पे होती है, इसकी क्लियरिटी होगी, ठीक है। अब अपन सामान्य बात, कुछ डेफिनेशन है 4-5, जिसमें से अपन कुछ पढ़ लिए, उनकी बात करते हैं, ठीक है, जो आपके बार बार काम आएगी, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। वे सेल डिवीज़न क्या होता है, किस प्रकार से कोशिकाएं डिवाइड होती है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा
देखिए मैं आपको महत्वपूर्ण परिभाषा लिखाऊंगा, बाकी ओरली ऐसे समझाऊंगा, ठीक है, ताकि समय भी बच जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपको समझ में भी आ जाए अपना जो टारगेट है। देखिए कल वैसे मैंने आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बता दिया था। देखिए सुनिए आप कि जो पादप कोशिकाएं होती है उनकी स्थूल भित्ति में जैसे पादप कोशिका है, अब इस पर किसी पदार्थ का जमा हो गया तो ये भित्ति क्या होगी, स्थूल में बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जगह जगह क्या होती है, सेल्यूलोज, ठीक है, और कोई जैसे लिग्निन है, इनका निक्षेपण पाया जाता है। तो कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे लिग्निन क्या होता है, इस सेल्यूलोज का इनका क्या होता है, निक्षेपण नहीं पाया जाता, तो ये परत से खाली रहेगी। मान लीजिए निक्षेपण नहीं पाया जाता, तो जहाँ भित्ति में सूक्ष्म गर्त बन जाए, जो खड्डे बन जाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, गर्त। तो ये खड्डे बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक गर्त। क्या कहते हैं, प्राथमिक गर्त। समझ आ गया कि जब कोशिका आपके जो पादप कोशिका भित्ति होती है उसमें स्थूलन नहीं होता है, सुबेरिन आपके लिग्निन सेल्यूलोज, तो कुछ जगह छूट जाती है, उसे बोलते हैं आपके निक्षेपण परत का अभाव पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक गर्त कहते हैं। और ये दो आसन कोशिकाओं का आमने सामने होते हैं। आसन कोशिका मतलब आमने सामने जो कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे ये उपरोड बना दूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से ये पाए जाएंगे, आमने सामने ये पाया जाता है आसन कोशिकाओं के रूप में। अब इनमें से क्या होता है, सूक्ष्म जो तंतु होते हैं जीवद्रव्य के, वो तंतु इनमें से क्या होते हैं, आर पार ऐसे आ जा सकते हैं, क्योंकि गड्ढे बन गए तो इसका जो पदार्थ इसमें जाएगा, इसका पदार्थ जो है इसमें आएगा, ठीक है। तो इन पदार्थों का क्या होता है, आसन कोशिकाओं में जीवद्रव्य का क्या होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, और इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या ऐसे क्या आ जाता है हिंदी में, जीवद्रव्यी तंतु, ध्यान रखना, प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्यी तंतु कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का स्तर तथा देखो प्लाज्मा झिल्ली का स्तर तथा इसमें पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, अंतःपदवीय जालिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है कि इस कोशिका जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है, इनका क्या होता रहेगा, आदान प्रदान होता रहता है, निरंतरता चलती रहती है। और ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव्य जो आपके संदर्भीय पाया जाता है, जो द्रव्य पाया जाता है, वो आपके इसके विपरीत जो आपके क्या होता है कि वह अंतरा कोशिका स्थूल जिनमें अजैव पदार्थ विद्यमान होता है, उसे क्या होता है कि जो जीवित पदार्थ है इसमें उसे बोलेंगे संदर्भीय, या इसे कहा जाता है सिम्प्लाज्म। और जो अजैव पदार्थ है उससे क्या बोलते हैं कि जो जीवित पदार्थ है उसे बोलते हैं आपके एपोप्लाज्म या अपद्रव्य। यह क्या कहा जाता है, एपोप्लाज्म। ध्यान रखेंगे आप कि जो कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है, जो सजीव पदार्थ उसे बोलते हैं सिम्प्लाज्म, जो आपके निर्जीव पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं एपोप्लाज्म या आपके अपद्रव्य कहा जाता है। और कोशिका भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा एक कोशिका का जीवद्रव्य आसपास की अन्य कोशिकाओं के जीवद्रव्य इसके संपर्क करता है। इन छिद्रों में से जब जीवद्रव्य निकलता है तो ये सूक्ष्म तंतुओं के रूप में दिखाई देता है, और इन सूक्ष्म तंतुओं को क्या कहते हैं, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सेम चीज़ कि निकलता है छोटे छोटे, ऐसा लगता है छोटे छोटे तंतु जा रहे हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। और इस प्रकार सजीवों में पूरे शरीर का जीवद्रव्य अन्य जीवद्रव्य तंतुओं के कारण आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और स्टार्सबर्गर ने इन तंतुओं को क्या कहा था, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने दिया, स्टार्सबर्गर ने दिया था, ठीक है। और ये जिम्नोस्पर्म में काफ़ी पतले होते हैं, आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, उनमें काफ़ी पतले पाए जाते हैं। और खजूर की भ्रूणकोश कोशिकाएं में काफ़ी मोटा होता है। भ्रूणकोश क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके। अब देखिए एक बात करते हैं, सरल गर्त और एक परिवेशित गर्त, दो गर्त आते हैं। अभी पढ़ा था सरल गर्त क्या होते हैं, ठीक है। एक और आता है परिवेशित गर्त, दोनों को साथ में देखो कंपेरिजन लिख पढ़ लेते हैं। इस तरफ लिख देता हूँ, सरल गर्त, एक होता है परिवेशित गर्त। गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्स, ध्यान रखना। देखिए कि भाई किसमें पाए जाते हैं, मृदुतक मतलब होता है जो पादपों में मुलायम उत्तक बने होते हैं, जो पादपों के मुलायम भाग है, टेनी है, लचकदार होती है, वो उसे बोलते हैं, जो उनमें जीवित होती है, जो मुलायम उत्तक से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, मृदुतक। के मृदुतक में मज्जा किरणों में जाइलम वाहिनिकाओं आदि में मिलते हैं। देखिए ये चीज़ें सब आपको आगे समझ आ जाएगी, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। मृदुतक, मज्जा किरणें क्या होती है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जाइलम फ्लोएम पढ़ाएंगे तो उनके बीच में पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है उनकी बात कर रहे हैं। और जाइलम वाहिनिकाएं, देखो जाइलम के जैसे आपने पढ़ा 10th क्लास में, जाइलम जो है पादपों में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। तो जाइलम के 4 भाग होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेसे, ठीक है। तो उसमें एक भाग है जाइलम वाहिनिकाएं। तो ये अपने 11th क्लास में पूरी चीज़ें हो जाएगी आपके क्लियर, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, इनमें ये पाए जाते हैं। और ये जो आपके परिवेशित करते हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये आवृतबीजी पादपों की जाइलम वाहिकाओं तथा अनावृतबीजी की वाहिनिकाओं में। तो जाइलम जो है आपके जाइलम आपकी परिवेशित करती है आपके किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी पादपों की वाहिकाओं में, ये जाइलम का भाग है।
और अनावृत दीजिए पादपों की वाहिनिकाओं, ध्यान रखना। वाहिका और वाहिनिका अलग है, ये नलिकाकार संरचनाएं होती है। और ये सरल गर्त क्या होते हैं, साधारण होते हैं, सामान्य प्रकार के होते हैं। और ये क्या होते हैं, गर्त ढके हुए रहते हैं, ढके होते हैं। और इतना ही सामान्य दो अंतर ये देखिए, बाकी अभी मैं आपको डिटेल पढ़ूंगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं आपको समय के साथ जैसे इस टॉपिक आएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। इसके अलावा देखिए अपन बात करें, मैंने वैसे आपको दो डेफिनेशन पढ़ा दी थी, एक था कोशिका पायन जिसे कहते थे पिनेकोसाइट, मैंने उसको आपके सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, पढ़ा जाता पिनेकोसाइटोसिस, वापस पढ़ा देता हूँ एक बार। और एक है आपके बक्षकाणु क्रिया जिसे अपन कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ठीक है, ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका था। फिर भी देख लीजिए कि भाई प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका द्वारा तरल पदार्थों को, कि भाई कोशिका झिल्ली क्या करे जब तरल पदार्थों को ग्रहण करें, कोशिका झिल्ली तरल पदार्थ जो होते हैं उनको अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में लेती है तरल पदार्थों को, तो उससे क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट। और जब कोशिका झिल्ली ठोस पदार्थों को, कोशिका झिल्ली ठोस पदार्थों को अंतर्ग्रहित करती है, अपने शरीर में लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात अपन पढ़ चुके थे, इसमें डिटेल में पढ़ा भी चुका था। एक होता है कोशिका वमन, कोशिका वमन कैसे कहा जाता है आपके एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है कि जिसके द्वारा कोशिका के अंदर की वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है। तो कोशिका की अंदर की वस्तुओं को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपके एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये आपकी सामान्य बात होगी। और देखिए जो भी जहाँ पे भी आपके कुछ और वर्ड आते रहेंगे मैं आपको साथ में बताता रहता हूँ। इनके बारे में वैसे मैं आपको पढ़ा चुका था कि भाई इनकी एक बार अपन क्लास में हुई थी, बात हो गई थी, मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इसकी बात कर ली थी। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, साइटोपेंजर। साइटोपेंजर क्या है देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं को क्या कहते हैं, साइटोपेंजर कहते हैं। देखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतुओं, विस्तृत जालिकावत तंतुओं को साइटोपेंजर कहते हैं। ठीक है, कि कोशिका द्रव्य में जैसे प्रोटीन की जालिका में पाई जाती है इस प्रकार से, उसे क्या कहते हैं, साइटोपेंजर कहते हैं। तो ये किससे बनी होती है, सूक्ष्म तंतुओं से पतले बेलनाकार संरचनाएं होती है और कोशिका द्रव्य में जाल के रूप में बिखरी हुई पाई जाती है। किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से एक्टिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। अभी अपन डायग्राम बनाया था एक्टिन प्रोटीन का, तो मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। और मायोसिन के अलावा अन्य प्रोटीन तंतु भी अलग मात्रा में एक्टिन के साथ जुड़े होते हैं। इसमें और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन नाम की प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है और कुछ और प्रोटीन तंतु भी इसके साथ में कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म तंतु क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। इस प्रकार से कि सूक्ष्म तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका द्रव्य में जाल बनाते हैं। इसी जाल में फंसकर कोशिका की सभी रचनाएं अपनी जगह पर स्थिर रहती है। कि इस कोशिका में जो जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी रचनाएं इन जाल में पड़ी रहती है और एक जगह फिक्स रहती है। और जब कोशिका के वातावरण में परिवर्तन होता है तो ये जाल का भी रूपांतरण होता रहता है। और जाल सूक्ष्म तंतु प्लाज्मा झिल्ली से भी जुड़े होते हैं, कि कम मात्रा में किससे जुड़े होते हैं, कोशिका झिल्ली से भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है कि ये कोशिका का कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, कि कोशिका का जो अंत्य कंकाल जैसे अपना शरीर हड्डियों से बना उसी प्रकार कोशिका का अंत्य कंकाल का निर्माण करते हैं। और अंगों को, जितने भी अंग है कोशिका के अंदर, उसको कोशिका द्रव्य में साधे रखते हैं। जितने भी कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोम है, राइबोसोम है, आपके गोल्जी इकाई है, इन सबको क्या करते हैं, इस जगह बंद रखने का कार्य किसका होता है, साइटोपेंजर का होता है।
और ये कोशिका द्रव्य चक्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं कि जो कोशिका गति होती है उसके लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और कोशिका की विभिन्न गतियाँ जो होती है उसको भी नियंत्रित करते हैं और कोशिकाओं और पेशियों के संकुचन और शीतलन की क्रिया को संचालित करते हैं कि जो अपने मांसपेशियों में संकुचन शीतलन होता है उसको भी नियंत्रण कौन करते हैं, साइटोपंजर करते हैं। ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका संरचनाएं होती है। ठीक है, जो अपने शरीर पूरे कोशिका द्रव्य ऐसी कोशिका होगी तो पूरी कोशिका इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म होते दिखाई नहीं देते और सभी कोशिकाओं को उनकी जगह फिक्स करके रखते हैं, तो इनका ये कार्य हो जाता है सिंपल सा। तो साइटोपंजर का ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब इसके आगे बात करें अपन तो कोई डेफिनेशन देख लेता हूँ मैं, आप ये जो एग्जाम के हिसाब से आपको बताने लायक मैं बता देता हूँ। चलिए जीवद्रव्य और कोशिका द्रव्य की बात कर ले। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डेफिनेशन, थोड़ी सी जीवद्रव्य के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ, वैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सामान्य रूप से भी क्या वर्ड बार बार आते हैं जीवद्रव्य है ना, उनकी बात कर लेते हैं। लास्ट 2 डेफिनेशन रहेगी, जीवद्रव्य और कोशिका द्रव्य। देखिए सबसे पहले जीवद्रव्य की बात करते हैं, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कि देखिए इसकी थोड़ी जानकारी कि 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था, एक्चुअल में कोशिका को निर्जीव अवस्था को देखा था, तो इनको एक कोशिका द्रव्य जीवित द्रव्य दिखाई नहीं दिया था। उसके बाद सबसे पहले 1772 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे कोर्टी नाम के, कोर्टी वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने अपने अध्ययन में कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है, इसके बारे में बताया था कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ये कोर्टी नामक वैज्ञानिक ने 1772 के अंदर बताया। उसके बाद 1835 के अंदर ये वैज्ञानिक आए डुजार्डिन ने नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा था, कुछ जीवद्रव्य को सार्कोडा कहा। क्या कहा, सार्कोडा। और इसके बाद जो आपके वैज्ञानिक है 1937 में पुरकिंजे, मैं आपको कौन सा महत्वपूर्ण वो भी बता दूंगा। तो पुरकिंजे ने इसे आपके क्या कहा था, जीवद्रव्य नाम दिया था। तो पुरकिंजे ने इसे क्या नाम दिया था, जीवद्रव्य कहा था। और 1846 के अंदर होगो वॉन मोहल वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने पादप कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया और इसका महत्व वर्णन किया कि पादप कोशिका जो है इसका वर्णन किया था। इन्होंने पादप कोशिका का वर्णन किया था। और 1880 में वैज्ञानिक हुए थे हैंस्टीन। इन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले संगठित द्रव्य को क्या कहा था, जीवद्रव्य कहा था। कि वे कोशिका में जो आपके संगठित पदार्थ पाया जाता है, कोशिका में संगठित पदार्थ को क्या कहा था, जीवद्रव्य। संगठित पदार्थ को क्या नाम दिया, जीवद्रव्य का। क्या कहा, जीवद्रव्य का या प्रोटोप्लास्ट। देखो जीवद्रव्य अलग है, जीवद्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इन्होंने क्या कहा था, जीवद्रव्य कहा था। किसने, हैंस्टीन ने। जीवद्रव्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और हेक्सले ने पदार्थ कहा था 1863 में। हेक्सले इन्होंने क्या कहा था, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है, ये तो इसकी सामान्य बात होगी। और जीवद्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा आपके केंद्रीय द्रव्य। देखिए सुनिए, ऐसे महत्वपूर्ण क्या है, एक तो कोर्टी वाला याद रख लीजिए, एक ये पुरकिंजे वाला और एक ये आप हेक्सले वाला। ये 3 याद रखिए कि हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा था, जीवद्रव्य को। और जीवद्रव्य शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, और कोशिका में पाया जाता तरल पदार्थ कोर्टी ने सबसे पहले बताया था, तरल पदार्थ पाया जाता है तो किसने कहा, कोर्टी। बाकी सामान्य जानकारी होगी एज ए नॉलेज के लिए। अब आगे बात करते हैं कि जीवद्रव्य को 2 भागों में बांट रखा है। मैंने आपको इसे इसकी डेफिनेशन वापस बताऊंगा आपको कि 2 भागों में बांट रखा है इनको। कौन कौन से भाग है देखिए, पहले बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बात करते हैं कि भाई कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या करते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली होगी और ये केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली, तो इसके बीच में जो ये पदार्थ पाया जाता है ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक। इनके मध्य जो ये लिक्विड पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा कि ये क्या है, जीव द्रव्य का ही हिस्सा है,
लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जीवद्रव्य और कोशिका द्रव्य जो है एक ही वस्तु नहीं है, ये अलग अलग होती है। क्या होती है कि भाई प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका में जितनी वस्तुएं पाई जाती है इन्हें सम्मिलित रूप से जीवद्रव्य कह सकते हैं। जबकि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच स्थित तरल रंगहीन जो पारभासी पदार्थ है, क्या ये पदार्थ पाया जाए, कैसा होता है, तरल रंगहीन पारभासी, जिसके आसपास आर पार स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण जो एक ही पदार्थ का मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। किसके अंदर, जो आपके केंद्र झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि भाई जो आपके जीवद्रव्य कलाएँ क्या होती है, देखिए कि केंद्र द्रव्य क्या है कि इसको 3 भागों में बांट रखा है कि केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको कच्छाप जीवद्रव्य और आधारी जीवद्रव्य और कोशिकांग भी पाए जाते हैं, और उपापचय क्रिया करने के लिए और कण भी पाए जाते हैं, बहुत सी क्रियाएं पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली से लेकर ये बीच का द्रव्य, जीवद्रव्य कोशिका झिल्ली से लेकर ये बीच तक, यहाँ केंद्र तक जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इक्वल टू जीवद्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य हो गया। अब देखिए क्या होता है कि संपूर्ण कोशिका में केंद्र को छोड़कर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए जीवद्रव्य की परिभाषा बताऊं कि कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य का एक हिस्सा है, और केंद्र तथा कोशिका द्रव्य एक साथ क्या कहते हैं कि भाई कोशिका द्रव्य यहाँ तो हो गया और इसका केंद्र को, इनको पूरों को मिला के क्या कह सकते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। और इनमें क्या होते हैं, निम्न 2 भाग पाए जाते हैं। देखो, एक तो पाई जाती है आपकी जीवद्रव्य कलाएँ पाई जाती है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, झिल्लियाँ पाई जाती है। और एक होता है केंद्र द्रव्य, इसको 3 भागों में बांटा गया कि जो केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, पहला है कच्छाप जीवद्रव्य। कौन सा है, कच्छाप जीवद्रव्य। कच्छाप जीवद्रव्य क्या होता है कि ये रंगहीन आधारित द्रव्य होता है, इसमें कोशिकांग व अंतर्वस्तुय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा आता है इसके अंदर कोशिकांग। जो कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाले समस्त अंग कोशिकांग कहलाते हैं। और तीसरा है कोशिका का अंतर पाए जाने वाले अंतर्वेशी पदार्थ। तो कोशिका में जो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो निष्क्रिय होते हैं, जैसे मंड कण है, एल्यूरोन कण है, आदि उत्सर्जित पदार्थ है, ये सभी क्या हो इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सिंपल हो गया टॉपिक। जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य का आपको डेफिनेशन याद रखनी। कोशिका झिल्ली से केंद्र के मध्य पाए जाने वाला पदार्थ कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र के मध्य पाए जाने वाला पदार्थ जीवद्रव्य। क्लियर कट, ठीक है। सभी बात होगी, चैप्टर पूरा है, अच्छे से पढ़ें। मैंने सभी चीज़ें कोशिश की आपको इसमें कवर करने की, कोई भी डायग्राम छोड़ा नहीं है, कोई चित्र छोड़ा नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। डायग्राम क्या है, चित्र क्या है ना, आप जो भी कहें, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके लिए जितने भी कोशिकांग जितना है उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आप जो नोट्स आपको दिए हुए भाई आपको ज़्यादा समझ नोट्स देता तो आपको समझ आना ही चाहिए था, तो आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका चित्र महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका खोज किसने की, सामान्य चीज़ें, सभी जितने भी आपके अंग है कोशिकांग है, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में नहीं पाए जाते। यहाँ पाए जाते पूरे। लेकिन सभी के बारे में वैज्ञानिक का नाम, इनके कार्य क्या, मुख्य रूप से कार्य पूछा जाता है। एक का कार्य तो आपको जो इनका है याद करने से, अंत्यप्रदेश जालिका, जो चिकनी अंत्यप्रदेश जालिका है उसका कार्य है आपकी स्टेरॉइड का निर्माण करना। खुरदरी अंत्यप्रदेश जालिका उसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। गोल्जी का कार्य स्त्रवण है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा निर्माण करना। रितलाव का कार्य भोजन निर्माण करना, ठीक है। ऐसा आपको पर्टिकुलर के कोशिकांग का जो मुख्य कार्य वो याद होना चाहिए, बाकी सभी साथ में याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।